सोचिए कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं जिन्हें एक बहुत ही मजबूत लोहे के वॉल्ट में रख दिया गया है। बिल्कुल सेफ। हाँ, दीवारें बिल्कुल सॉलिड हैं, दरवाजे पर बड़े बड़े लॉक लगे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती है। क्या? उस वॉल्ट की चाबी ना दरवाजे के हैंडल पर ही लटकती छोड़ दी गई। ओ बाप रे, फिर तो उस वॉल्ट का कोई फायदा ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल बिना किसी ठोस सिक्योरिटी के करना बिल्कुल वैसा ही है। सही बात है, ये एक बहुत ही एक्यूरेट एनोलॉजी है आज के टॉपिक के लिए। तो आज हम जिस गहरी चर्चा में उतर रहे हैं उसका आधार एक बेहद आई ओपनिंग सोर्स मटेरियल है। इसका नाम है डे 23 क्लाउड स्टोरेज रिस्क्स। और ये डॉक्यूमेंट वाकई में कुछ बहुत बड़े भ्रम तोड़ता है। बिल्कुल। इस विश्लेषण का मुख्य मकसद ही इस एक आम गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करना है। लोगों को लगता है कि बस अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर डाल दिए तो सब सुरक्षित हो गया, जैसे किसी जादुई डब्बे में बंद हो गया हो, है ना? हाँ वही तो आज हम एक बहुत ही खास नियम को डिकोड करेंगे। नियम ये है कि क्लाउड में जो है वो भी प्रोटेक्ट करो। तो ये रूल आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस वॉल्ट वाली एनालॉजी से एक बात बहुत साफ होती है। हाँ, लोगों को क्लाउड शब्द सुनकर लगता है कि डेटा हवा में कहीं तैर रहा है, जैसे किसी ऐसी जगह जहां कोई फिजिकली पहुंच ही नहीं सकता। राइट, एक इमेजिनरी बादल। एग्जैक्टली। पर असल में क्लाउड स्टोरेज का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि आपका डेटा आपके फोन या लैपटॉप की जगह किसी और कंपनी के फिजिकल सर्वर पर रखा हुआ है। किसी और का कंप्यूटर बेसिकली। सही पकड़ा, वो सर्वर जमीन पर ही हैं, उन्हें हैक किया जा सकता है और उन तक गलत लोगों की पहुंच बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब हम सुविधा के चक्कर में सिक्योरिटी भूल जाते हैं। हाँ, सुविधा और आसानी के चक्कर में अनजाने में ऐसी सिक्योरिटी गैप्स छूट जाती हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ती हैं। क्लाउड की दुनिया में सिक्योरिटी किसी एक का काम नहीं है। मतलब सिस्टम और इंसान दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है ना। बिल्कुल, दोनों का रोल बराबर का होता है। तो चलिए इस सुविधा की शुरुआत कहाँ से होती है उस पर आते हैं। एक आदत जो लगभग हर स्मार्टफोन यूजर अनजाने में करता ही है। आप ऑटो बैकअप की बात कर रही हैं ना? हाँ, नया फोन लेते ही सबसे पहला प्रॉम्प्ट आता है ऑटो बैकअप ऑन करने का, और हम तुरंत यस दबा देते हैं बिना सोचे समझे। राइट। चाहे बैकग्राउंड में गूगल फोटोज हो या एप्पल फोटोज, हर एक तस्वीर चुपचाप रिमोट सर्वर्स पर अपलोड होती रहती है। और यहीं से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। सीधा अकाउंट हैकिंग का खतरा। बिल्कुल। अगर क्लाउड अकाउंट का पासवर्ड किसी ने तोड़ लिया तो एक पूरी जिंदगी का विजुअल रिकॉर्ड उनके हाथ में चला जाता है। पास्ट में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स हैक हुए और उनकी बेहद प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पर लीक हो गईं। हाँ, ये एक सीधा और आम खतरा है जिसके बारे में लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। लेकिन एक और खतरा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका जिक्र इस सोर्स मटेरियल में बड़ी गहराई से किया गया है। ओह, किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? जब हम फोटोज की बात करते हैं तो लगता है कि बस एक विजुअल मेमोरी है, सिर्फ एक तस्वीर। हाँ, रंग और रोशनी बस। पर डिजिटल दुनिया की भाषा में तस्वीर सिर्फ रंग नहीं है, वो एक ठोस डेटा पॉइंट है। एक टर्म पर यहाँ जोर दिया गया है, मेटा डेटा। मेटा डेटा, ये क्या होता है एग्जैक्टली? अगर किसी डिजिटल तस्वीर को देखा जाए तो उस इमेज फाइल के अंदर परमानेंटली कुछ ऐसी जानकारी एम्बेड हो जाती हैं जो आंखों से दिखती नहीं है। इस अदृश्य जानकारी को ही मेटा डेटा कहते हैं। अच्छा। जब फोन से फोटो क्लिक होती है तो सिर्फ कैमरा का लेंस और सेंसर लाइट कैप्चर नहीं कर रहा होता, उसी एक माइक्रोसेकंड में फोन का इंटरनल जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। वेट, मतलब लोकेशन भी कैप्चर होती है? हाँ, और फोन की इंटरनल क्लॉक एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड करती है। ये दोनों डिटेल्स उस फोटो की फाइल के अंदर छिपा दी जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात आती है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो मेटा डेटा बिल्कुल एक ऐसी पोस्टकार्ड की तरह है। पोस्टकार्ड? कैसे? जिसमें सामने तो एक खूबसूरत तस्वीर छपी है, एकदम परफेक्ट हॉलिडे पिक्चर, लेकिन उस पोस्टकार्ड के पीछे अदृश्य स्याही यानी इनविजिबल इंक से घर का एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। और फोन का मॉडल, एग्जैक्ट टाइम सब लिखा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है। क्या डाउट? क्या वाकई एक सिंपल फैमिली फोटो से किसी के घर की एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम इतनी आसानी से पता लगाया जा सकता है? एक फोटो में इतनी डिटेल कैसे छुपी हो सकती है कि कोई वहां तक पहुंच जाए? ये अदृश्य स्याही पढ़ना किसी के लिए भी बेहद आसान है, सच बताऊं तो। सच में? हाँ, हर डिजिटल फोटो फॉर्मेट, खासकर जेपेग फाइल्स, अपने अंदर EXIF डेटा नाम का एक इनविजिबल टेक्स्ट ब्लॉक रखती हैं।
EXIF डेटा। लाइट। जब फोटो खींची जाती है तो सैटेलाइट से आने वाले जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यानी एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड उस EXIF डेटा ब्लॉक में हार्ड कोड हो जाते हैं। ओह वाओ। तो इसका प्रैक्टिकल खतरा क्या है? अगर कोई यूजर फोटो अपने ड्राइंग रूम में खींचकर उसे बिना मेटा डेटा स्ट्रिप किए यानी बिना उस जानकारी को मिटाए किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दे, तो कोई भी आम इंसान थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज से उसका मैप बना सकता है। वेट, सीधा उनके घर के दरवाजे तक का मैप? बिल्कुल। किसी फ्री ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके सीधा एग्जैक्ट लोकेशन निकल आती है। मेटा डेटा एक्सपोजर एक ऐसी चूक है जो एक निजी तस्वीर को ट्रैकिंग डिवाइस बना देती है। ये डिटेल सच में डरावना पहलू सामने रखती है। मतलब तस्वीर ही एक ट्रैकर बन गई। सही कहा। और सोर्स मटेरियल एक और आम आदत का जिक्र करता है, एक्सीडेंटल शेयरिंग का। ये तो लगभग हर घर में होता है। हाँ, जैसे किसी फैमिली फंक्शन या दोस्तों की पार्टी की फोटोज का एक फोल्डर बनाया, जनरेट लिंक पर क्लिक किया और व्हाट्सएप पर भेज दिया। और लगता है कि बस दोस्तों के पास ही जा रहा है। एग्जैक्टली। इसमें आखिर क्या ही नुकसान हो सकता है किसी का? देखिए, वो एक सिंगल पब्लिक लिंक अपने आप में सबसे बड़ा सिक्योरिटी होल बन जाता है। वो कैसे? अगर वो लिंक गलती से किसी और को फॉरवर्ड हो गया या किसी ऐसे चैट ग्रुप में चला गया जहां अनजान लोग हैं, तो एनीवन विद द लिंक उस पूरे फोल्डर तक बिना किसी पासवर्ड के पहुंच सकता है। ओ बाप रे। और किसी को पता भी नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा कि उस प्राइवेट कलेक्शन को कौन एक्सेस कर रहा है, कौन उसे देख रहा है या कौन उन्हें डाउनलोड करके अपने पास हमेशा के सेव कर रहा है। तो मतलब वो इनविजिबल इंक वाला पोस्ट कार्ड अब हजारों लोगों के हाथ में जा चुका है। हाँ, और इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ से खत्म हो गया है। इनविजिबल इंक और पोस्ट कार्ड्स वाली ये बात डराती तो है, लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए हमारे बिहेवियर में। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? लोग एक लोकल फोटो के गलत हाथों में जाने से डर सकते हैं, पर वही लोग अपने पूरे के पूरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना सोचे समझे क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं। ये सच में बहुत अजीब बात है ना? ये कोई हॉलिडे फोटोज तो नहीं है, ये डिजिटल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर डिजिटल दुनिया में किसी की पूरी आइडेंटिटी इन ड्राइव्स में लॉक है, तो इसके गलत हाथों में पड़ने का रिस्क कितना बड़ा हो सकता है? आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा यहाँ अपने चरम पर होता है। ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स अगर लीक हो जाएं, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या बैंक अकाउंट्स खाली होने में वक्त नहीं लगता। तो सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या कहता है? सोर्स मटेरियल यहाँ 3 मुख्य खतरों को उजागर करता है। पहला है क्लाउड सर्वर्स पर होने वाले लगातार साइबर अटैक्स। ओके, पहला साइबर अटैक्स हो गया। दूसरा है मिसकॉन्फ़िगर्ड शेयरिंग, जिसका अभी हमने फोटोज के संदर्भ में जिक्र किया, जहां लिंक्स गलती से पब्लिक हो जाते हैं। हाँ, एनीवन विद द लिंक वाला इश्यू। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक है इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स यानी उन्हीं बड़ी क्लाउड कंपनीज के अंदर के लोगों से खतरा। बिल्कुल, कंपनी के अपने एम्प्लॉइज से। लेकिन वेट, मुझे यहाँ इस आम धारणा पर सवाल उठाना है। हम सब ये मानते हैं कि बड़ी क्लाउड कंपनीज के पास तो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं ना? हाँ, बजट उनके अरबों डॉलर के होते हैं। वही तो, इनके डेटा सेंटर्स में मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी होती है, कैमरास होते हैं। तो इनके सिक्योर सर्वर से डेटा ब्रीच होना या इनसाइडर थ्रेट से खतरा कैसे संभव है? एक आम इंसान के लिए ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आता। देखिए, इंसान हमेशा हर सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी होता है, चाहे बजट अरबों डॉलर का ही क्यों ना हो। इंसान पर आके बात अटक जाती है। डेटा सेंटर में फिजिकली काम करने वाले इंजीनियर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास गॉड मोड जैसा डीपली टेक्निकल एक्सेस होता है। गॉड मोड मतलब सब कुछ देख सकते हैं? हाँ, उन्हें इन विशाल सर्वर्स को मेंटेन करने, अपडेट करने और एरर्स ठीक करने के लिए सिस्टम्स के अंदर पूरी पहुंच चाहिए होती है। तो क्या कंपनीज चेक्स नहीं रखती इन पे? हालांकि कंपनीज स्ट्रिक्ट रूल्स, बैकग्राउंड चेक्स और मॉनिटरिंग रखती हैं, लेकिन किसी एम्प्लॉय द्वारा अनुचित एक्सेस यानी इम्प्रॉपर डेटा हैंडलिंग का रिस्क हमेशा एक डार्क रियलिटी बनकर बना रहता है। ओ, मतलब लालच या गलती के वजह से? सही। मशीन को हैक करना शायद एक आउटसाइडर के लिए मुश्किल हो, पर एक इंसान को करप्ट करना या उसकी किसी गलत नियत का फायदा उठाना ज्यादातर ब्रीचेस का मुख्य कारण बनता है। इंसान एरर्स और लालच से मुक्त नहीं होते। ये एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव देता है। और जहां तक उस दूसरे खतरे मिसकॉन्फिगर्ड शेयरिंग की बात है, उसमें मैकेनिज्म कैसे काम करता है? कैसा मैकेनिज्म? अगर किसी ने गलती से फोल्डर को एनीवन विद द लिंक कैन व्यू पर सेट कर दिया, तो वो लिंक टेक्निकल तौर पर पब्लिक हो जाता है। लेकिन इंटरनेट तो इतना बड़ा है। हाँ, समुंदर है पूरा। तो उस अनजान लिंक को वाकई कोई
ढूंढ कैसे सकता है? देखिए, इंटरनेट पर सर्च इंजन क्रॉलर्स या स्पाइडर्स नाम के ऑटोमेटेड बॉट्स लगातार घूमते रहते हैं। स्पाइडर्स। हाँ, इन क्रॉलर्स का काम बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह है, जो दुनिया भर की नई किताबों और पन्नों को पढ़कर गूगल या बिंग की लाइब्रेरी में इंडेक्स करना चाहता है। अच्छा, तो वो एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हैं? बिल्कुल, वो इंटरनेट पर कूदते रहते हैं। अगर किसी का वो पब्लिक लिंक कहीं भी किसी पब्लिक फोरम, रेडिट थ्रेड या किसी आम चैटबोट पर पेस्ट हो गया, तो क्रॉलर बिना रोके उस लिंक को क्लिक करेगा और अंदर घुस जाएगा। हाँ, और उसके अंदर रखे सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेगा और इंडेक्स कर देगा। नतीजा ये होता है कि वो प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट सीधे गूगल सर्च में पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल भी इस बात की पुष्टि करता है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ऐसे हजारों एक्सपोज डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं जो सिर्फ ऐसे एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया के सामने खुल गए थे। ओह, तो यानी गलती वॉल्ट की दीवारों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती ये है कि वॉल्ट का दरवाजा खुला छूट गया और सर्च इंजन का क्रॉलर आके अंदर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच कर ले गया। बिल्कुल सही समझे आप। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है और इससे एक और बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। वो क्या? सिर्फ बाहरी हैकर्स, सर्च इंजन बॉट्स या अनजान लोगों से ही खतरा नहीं है, बल्कि खुद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स भी उन डेटा के साथ बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोर्स मटेरियल क्लियर कहता है कि क्लाउड कंपनीज सिर्फ फाइल स्टोर नहीं करती, वो एक्टिविटी लॉग्स, आईपी एड्रेसेस, लोकेशन हिस्ट्री और डिवाइस इन्फो भी परमानेंटली स्टोर करती हैं। सर्विस इंप्रूवमेंट, एआई ट्रेनिंग और टारगेटेड एड्स के लिए। वही प्राइवेसी पर ये एक ऐसा इनविजिबल हमला है जिसे टर्म्स एंड कंडीशंस के लंबे चौड़े पन्नों में आई एग्री बटन दबाकर लोग रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। आजकल एआई एनालिसिस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और हमारा डेटा उनके लिए क्या है? वो इन मैसिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सबसे कीमती रॉ मटेरियल है। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलता है? मतलब ऐसे समझिए, अगर कोई यूजर अपने क्लाउड गैलरी के सर्च बार में डॉग या बीच टाइप करता है और अगले ही सेकंड पेट्स की सारी तस्वीरें या पिछली छुट्टियों की फोटो स्क्रीन पर आ जाती हैं। मैजिक की तरह। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक इनविजिबल एआई सिस्टम लगातार हर एक निजी फोटो को, हर एक मेमोरी को एक्टिवली पढ़ और समझ रहा है? जिसे टेक्निकल दुनिया में कन्वीनियंस वर्सेस प्राइवेसी ट्रेड ऑफ कहते हैं, ये उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सुविधा और निजी जानकारी के बीच का समझौता। तो मतलब स्कैन करना जरूरी है उनके लिए? हाँ, उस एआई को डॉग, कार या किसी इंसान का चेहरा पहचानने के लिए सारी तस्वीरों को पिक्सल बाय पिक्सल स्कैन करना ही पड़ता है। और ये बिना किसी को ठीक से बताए हो रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उन पिक्सल्स के पैटर्न्स को तोड़ते हैं ताकि वो समझ सकें कि तस्वीर में आखिर क्या है। फेस रिकग्निशन और ऑटोमेटिक एल्बम्स जैसे फीचर्स तभी काम करते हैं जब मशीन प्राइवेट डेटा को पूरी तरह एनालाइज करती है। तो उन्होंने परमिशन तो ली होती है ना इसकी? तो ये प्रोवाइडर ने स्कैन की परमिशन टर्म्स ऑफ सर्विस में ली होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी आंखों के सामने जो इंस्टेंट सर्च का मैजिक हो रहा है, उसके पीछे उनकी पूरी डिजिटल लाइफ को एक एआई मॉडल लगातार स्कैन कर रहा है। ये तो काफी अनसेटलिंग है। और सोर्स में एक और परेशान करने वाली बात का जिक्र है, डेटा रिटेंशन और गवर्नमेंट रिक्वेस्ट्स। हाँ, लोग इसको लेकर बहुत गलतफहमी में रहते हैं। आमतौर पर लगता है कि क्लाउड से कोई पुराना डॉक्यूमेंट या फोटो डिलीट कर दी और ट्रैश बिन भी खाली कर दिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कि डिजिटल कचरा साफ हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन क्लाउड सिस्टम का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर कुछ और ही कहानी बताता है ना? डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज को सच में डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है। डिलीट का बटन दबाने का मतलब ये नहीं कि फाइल यूनिवर्स से गायब हो गई। तो कहाँ जाती है फाइल? क्लाउड सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि डेटा कभी भी एक्सीडेंटली लॉस्ट ना हो, क्योंकि डेटा लॉस कंपनी के लिए सबसे बड़ा फेल है। तो इसके लिए उनके पास फेल सेफ्स होते हैं? बिल्कुल। कंपनीज लगातार उन सर्वर्स के मल्टीपल ऑटोमेटिक बैकअप्स बनाती हैं जो दुनिया के अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। तो जब मैं डिलीट बटन दबाती हूँ तो क्या होता है? हो सकता है कि वो फाइल आपकी आंखों के सामने से हट जाए, लेकिन रिकवरी के लिए बनाए गए उन डीप सिस्टम बैकअप्स में वो डेटा महीनों या सालों तक महफूज रह सकता है। ओह वाओ, महीनों तक? हाँ, और सबसे जरूरी बात, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन या कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकारें उन फाइल्स की मांग करती हैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स को कानून का पालन करते हुए वो डिलीटेड डेटा भी रिकवर करके सौंपना पड़ता है। ओके, तो इतने सारे खतरों को देखकर तो लग रहा है कि आम इंसान के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। अकाउंट हैक्स, सर्च इंजन क्रॉलर्स, एआई स्कैनिंग
और अब ये बैकअप्स वाली स्थिति। सुनने में काफी डरावना लगता है। तो इस सब को समझने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सारा डेटा क्लाउड से डिलीट करके किसी फिजिकल हार्ड ड्राइव में डाल लेना चाहिए और इंटरनेट से अपना कनेक्शन काट देना चाहिए। वही एकमात्र रास्ता लगता है लोगों को। लेकिन क्या वाकई क्लाउड का इस्तेमाल छोड़ देना ही एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता है? बिल्कुल नहीं। क्लाउड स्टोरेज आज के वक्त की डिजिटल फाउंडेशन है और इससे भागना किसी समस्या का हल नहीं है। तो फिर हल क्या है? जरूरत इस बात की है कि एक ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए और इस टेक्निकल इकोसिस्टम में अपना कंट्रोल वापस लिया जाए। साइबर सिक्योरिटी की भाषा में इसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कहते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी और उनकी मिलकर, सही। प्रोवाइडर्स और यूजर्स दोनों को मिलकर इस सिक्योरिटी चेन को मजबूत करना होता है। चलिए इस एक्शन प्लान और इस मॉडल को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सोर्स मटेरियल में क्लियरली कुछ बहुत आम गलतियों की लिस्ट दी गई है जो लोग रोजाना करते हैं, जैसे वीक पासवर्ड्स रखना, पासवर्ड 123 या अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देना, फिर नो 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ना होना, और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल। हाँ, एयरपोर्ट्स या कैफेज में पब्लिक वाईफाई पर बिना सोचे समझे क्लाउड अकाउंट्स खोल लेना या किसी शेयर्ड कंप्यूटर पर लॉगिन करके लॉग आउट करना भूल जाना। इन गलतियों से बचाव के तरीके असल में कैसे काम करते हैं? सबसे पहला फायरवॉल एक मजबूत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही होता है, लेकिन पासवर्ड से भी कई गुना ज्यादा जरूरी है 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना। ये 2FA एग्जैक्टली क्या करता है? अगर इसके मैकेनिज्म को समझा जाए तो 2FA एक सेकेंडरी फिजिकल या टाइम बेस्ड बैरियर खड़ा कर देता है। मान लीजिए कि किसी हैकर ने डेटा ब्रीच में किसी का पासवर्ड चुना भी लिया। ओके, पासवर्ड चोरी हो गया और वो हैकर किसी अनजान डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत एक नया OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड मांगेगा जो सिर्फ और सिर्फ असली यूजर के फोन पर आता है। तो बिना उस 6 डिजिट कोड के कुछ नहीं होगा? बिना उस कोड के हैकर पासवर्ड जानते हुए भी अकाउंट में घुस नहीं पाएगा। ये डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत लाइफ जैकेट है। वाओ, यहाँ उस शुरुआती वॉल्ट वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ बिल्कुल। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बैंक की तरह है जिसने अपने वॉल्ट की दीवारें बहुत मजबूत बनाई हैं, वहाँ आर्म्ड गार्ड्स खड़े किए हैं और एडवांस्ड CCTV लगाया है। ये सब प्रोवाइडर का काम है। राइट। लेकिन अगर लॉकर का पिन 1234 रख दिया गया या वॉल्ट की चाबी किसी पब्लिक वाईफाई के जरिए अनइनक्रिप्टेड छोड़ दी गई तो वहाँ गलती पूरी तरह से यूजर की है। सही कहा। गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट किसी कमजोर पासवर्ड या वीक पिन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का यही कोर प्रिंसिपल है। हाँ, प्रोवाइडर का काम है सिक्योर सर्वर्स, फिजिकल डेटा सेंटर सिक्योरिटी और बेसिक नेटवर्क प्रोटेक्शन देना। लेकिन उस वॉल्ट के अंदर का डेटा कैसे लॉक होता है, उसकी चाबी किसके पास है और वो किसके साथ शेयर होता है, ये पूरी तरह से यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक और बेहतरीन बचाव का तरीका समझाया गया है, इंक्रिप्शन टूल्स का इस्तेमाल। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन देखिए, इंक्रिप्शन का शब्द सुनते ही आम लोगों को थोड़ा टेक्निकल और मुश्किल लगता थोड़ा है। कॉम्प्लेक्स साउंड करता है। हाँ, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, टैक्स रिटर्न्स या प्रॉपर्टी के पेपर्स क्लाउड पर अपलोड करने ही हैं, तो वेराक्रिप्ट या 7zip जैसे टूल्स यहाँ कैसे मदद करते हैं? ये टूल्स एक आम PDF फाइल के साथ आखिर करते क्या हैं? इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म सच में बहुत फैसिनेटिंग और पावरफुल है। जब वेराक्रिप्ट या 7zip का इस्तेमाल किया जाता है तो वो टूल एक रीडेबल फाइल को लेता है, जैसे एक PDF पैन कार्ड। हाँ, उस रीडेबल फाइल को लेता है और एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके उस पूरी फाइल को मीनिंगलेस जिब्रिश यानी कबाड़ में बदल देता है। कबाड़ में? डिजिटल लैंग्वेज में इसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। उस जिब्रिश को वापस असली PDF में बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है एक स्पेसिफिक डिक्रिप्शन की या पासवर्ड। अच्छा, तो अगर मैं उसको क्लाउड पर डाल दूं तो? अगर उन सेंसिटिव फाइल्स को ऐसे टूल से एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव में लॉक करके क्लाउड पर डाला जाए और उस क्लाउड प्रोवाइडर का सर्वर बाय चांस ब्रीच भी हो जाए तो हैकर्स के हाथ में सिर्फ वो स्क्रैम्बल्ड जिब्रिश लगेगा, जिसे वो पढ़ नहीं सकते। जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी बिना पासवर्ड के नहीं पढ़ सकते। इस तरह डेटा खुद क्लाउड प्रोवाइडर और उनके AI की आंखों से भी पूरी तरह छिप जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है जो किसी भी यूजर के लिए सिक्योरिटी का एक कंप्लीटली नया लेयर जोड़ सकती है। और शेयरिंग सेटिंग्स को चेक करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फाइल्स सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लोगों के साथ शेयर की जाएं, ना कि
एनीवन विद द लिंक वाली आदत डाली जाए। वो आदत बहुत खतरनाक है। और एक आखिरी पॉइंट जो सोर्स में दिया गया है, ओल्ड फाइल्स को डिलीट करना। आजकल डिजिटल होर्डिंग एक आम बीमारी बन चुकी है ना? बहुत आम। 10 साल पुराने टेम्पररी डॉक्यूमेंट्स, पुराने फोन के आउटडेटेड बैकअप्स और ऐसी असंख्य फाइल्स जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, वो आज भी क्लाउड ड्राइव में जगह घेर रही है। गणित बहुत सीधा है यहाँ। लेस डेटा स्टोर्ड इक्वल्स लेस रिस्क। जितना कम डेटा क्लाउड पर मौजूद होगा, किसी भी अटैक में एक्सपोज होने का खतरा उतना ही कम होगा। डिजिटल सफाई इसलिए इतनी ज्यादा जरूरी है। क्लाउड स्टोरेज को एक ऐसी तिजोरी की तरह ट्रीट करना चाहिए जिसमें सिर्फ काम की और जरूरी चीजें हों, ना कि किसी कबाड़ी खाने की तरह जहां सारा सामान डंप करके भूल जाया जाए। सही बात है। हर 6 महीने में अपने क्लाउड डेटा का ऑडिट करना और एक्स्ट्रा फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी हैबिट है जिसे सबको अपनाना चाहिए। तो इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात जो पूरी तरह साफ हो जाती है वो ये कि क्लाउड स्टोरेज आज डिजिटल जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हम इसे भाग नहीं सकते और ना ही वापस पुराने पेपर बेस सिस्टम पर जा सकते हैं। लेकिन इसमें आंख बंद करके भरोसा करना और इसको एक जादुई अभेद डब्बा मानना सबसे बड़ी भूल होगी। वही सबसे बड़ी गलती है। आज की सबसे बड़ी टेक अवे वही गोल्डन रूल है जिसे हमने शुरू में डिकोड किया था। क्लाउड में जो है वो भी प्रोटेक्ट करो। बिल्कुल। प्राइवेट डेटा को ट्रैक होने, हैकर से बचाने और अनजाने में पब्लिक होने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फाइल इंक्रिप्शन और स्ट्रिक्ट शेयरिंग सेटिंग्स अपनाना अब कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं बचा है। बेसिक डिजिटल हाइजीन बन चुका है जिसके बिना ऑनलाइन रहना सुरक्षित नहीं है। और इसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जागरूकता के साथ डिजिटल दुनिया में कदम सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सही। प्रोवाइडर्स अरबों डॉलर खर्च करके अपना काम कर रहे हैं, पर आखिर में अपने डेटा का सबसे बड़ा पहरेदार इंसान को खुद बनना पड़ता है। सिक्योरिटी एक आदत है ना? कोई एक बार का सेटअप नहीं जिसे करके भुला दिया जाए। इसे रोजाना की जिंदगी में अपनाना ही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आखिर में इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक नया और थोड़ा गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहते हैं। किस बारे में? आज की चर्चा में हमने देखा कि डेटा को 2FA और मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन की इतनी मोटी दीवारों के पीछे सुरक्षित किया जा रहा है। हर जगह डबल लॉक्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स और अदृश्य पासवर्ड लगा दिए गए हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन कल को अगर किसी इंसान को अचानक कुछ हो जाता है तो उनके उस बेहद सिक्योर क्लाउड में बंद उनकी जिंदगी भर की यादें, उनकी आखिरी फोटोज और उनके परिवार के लिए जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनके अपनों को कैसे मिलेंगे? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट है। जब डिजिटल सिक्योरिटी को इस हद तक टाइट कर दिया जाता है कि खुद क्लाउड प्रोवाइडर भी अंदर झांक नहीं सकता, तो डिजिटल इनहेरिटेंस यानी डिजिटल विरासत का आखिर क्या होगा? सच में क्या आने वाली पीढ़ियों को उनका अपना पारिवारिक इतिहास किसी अनजान क्लाउड सर्वर में हमेशा के लिए लॉक होकर रह जाएगा, जिन्हें खोलने की चाबी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी? हमारा डेटा हमारे जाने के बाद किसका होगा? ये एक ऐसी नई और अहम चुनौती है जिस पर आने वाले समय में ठंडे दिमाग से अकेले में गौर जरूर करना चाहिए। बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।